साथियों, वर्तमान में भारत की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश हाल ही में जरा सुर्खियों में रहा अपने धार्मिक आयोजनों के कारण। फिर चाहे रामलला विराजमान हो या फिर प्रयागराज के अंदर संगम की भूमि पर लगने वाला कुंभ और महाकुंभ और अर्धकुंभ हो, इन सभी की सुर्खियों के बीच में उत्तर प्रदेश एक और कारण से आजकल के दौर में सुर्खियों में रहा, जब कई सारे बाहुबलियों की या फिर हिस्ट्री सीटर्स की हत्या अथवा मौत हुई। चाहे अतीक अहमद हो, चाहे फिर जिनकी कार पलटा दी गई थी विकास दुबे हों, मुख्तार अंसारी हों, इन सब की सुर्खियां आजकल बहुत जबरदस्त तरीके से उत्तर प्रदेश को हाईलाइट करती हैं। इनमें से एक है मुख्तार अंसारी, जिनकी चर्चा आज के सेशन में हो रही है। मुख्तार अंसारी को, जिन्हें आप वर्तमान में व्हील चेयर पर देख रहे हैं, कभी ये खुली जिप्सी में जनता के सामने कर्फ्यू के दौरान निकल करके दंगे भड़काने के आरोप में भी जेल जा चुके हैं। ये सारी की सारी सुर्खियां बताती हैं, पुलिस का जमावड़ा हो या फिर बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियों के द्वारा दिए जा रहे बयान हो, यह बात समझाता है कि जो व्यक्ति हाल ही में मरा है वो निश्चित ही अपना प्रभुत्व राजनीति में रखता था, निश्चित ही समाज में उसकी कोई पहचान थी, लेकिन ऐसा क्या था जिसके चलते वो लंबे समय से जेल में था। आज का सेशन इसी बात पर है। क्यों ऐसा हुआ कि उसके मारे जाने पर कई जगह पर पटाखे चलाए गए? क्यों ऐसा हुआ कि उसके मरने की सूचना को लोगों ने अपनी जीत के रूप में सेलिब्रेट किया? कुछ लोगों का यदि यह आरोप है कि वो जेल में जहर देकर मारा गया है, तो लोग इस पर भी सोच रहे हैं कि अच्छा हुआ कि वो मारा गया। ऐसा क्या है? आज का सेशन इसी बात पर है। 5 साल का सीएम का कार्यकाल होता है। कोई भी सीएम यहां पर परमानेंट टिक ही नहीं पा रहा था। आजमगढ़ के तरैया में एक ही दिन में 7 लोगों की हत्या हुई। ब्रजेश सिंह का उसमें नाम निकल कर आया। वहीं पर ठाकुरों की आपस की लड़ाई का कारण निकल कर आया। इस हत्याकांड के बाद यह तय हो गया कि पूर्वांचल में 2 ही लोगों का राज चलेगा। अब जैसे मैंने आपको बताया कि यहां पर एक केंद्र हो गया है बनारस। बनारस से प्रयागराज की तरफ चलेंगे तो ब्रजेश सिंह का एम्पायर। बिल्कुल फिल्मों में जैसे आपने अगर वो मिर्जापुर के अंदर देखा है ना, तो 2 लोग अपना अपना क्षेत्र बांट कर चल रहे हैं कि साहब एक इधर की तरफ राज करेगा, एक उस तरफ राज करेगा। बिल्कुल वैसे ही तो अगर प्रयागराज की तरफ चल रहे हैं तो साहब ब्रजेश सिंह का, और बनारस से गोरखपुर की तरफ चल रहे हैं तो मऊ गाजीपुर की तरफ अगर आप निकल रहे हैं तो मुख्तार अंसारी का राज चलेगा। दोनों ने अपने अपने क्षेत्र बांट लिए, एक अंडरस्टैंडिंग बन गई। दोनों ने अपने अपने हिसाब से अपने अपने क्षेत्र में ठेके लेने शुरू कर दिए। ठीक है, अब यहां पर ये सारी चीजें आगे चल करके जहां जहां दोनों एक दूसरे के क्षेत्र में इंटरफेयर करने शुरू हुए, वहां गैंगवार होने की बात लाजमी होने लग गई। साधु के बारे में कहा गया कि वो अपनी पत्नी के साथ बच्चों को देखने हॉस्पिटल में आया, पुलिस कस्टडी में ही उसको मार दिया गया। कहा गया कि हत्यारे पुलिस की वेशभूषा में ही आए थे। आरोप ब्रजेश सिंह पर लगा। मतलब मारना इतना कॉमन था कि लोगों के दिमाग में यह रहे कि किसका पलड़ा भारी है। जब किसी पर मतलब दुश्मन को मार दिया तभी तक आपका पलड़ा भारी है। इसी बीच में साधु सिंह के गांव मुरियादपुर में हमला होता है और उसकी मां समेत भाई समेत 8 लोगों को मार दिया जाता है। इसमें साथ साथ 21 लोग घायल होते हैं। यानी मुख्तार पर यह हमला कंसीडर किया गया। अब मुख्तार को यह बात समझ में आ गई कि यह पूरा की पूरा काम जिस तरह से राइवलरी में चल रहा है, अगर यहां पर संरक्षण चाहिए तो भाई साहब राजनीति में एंट्री करनी पड़ेगी। कब तक इस प्रकार से माफिया राज करना पड़ेगा? तो राजनीति में एंट्री करने के लिए मुख्तार का परिवार कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ता है। इनके पिता थे सुभान अल्लाह अंसारी, वो भी राजनीति में दखल रखते थे क्योंकि पुराने कांग्रेसी थे पिताजी, दादाजी इनके। मुख्तार के बड़े भाई अफजाल आगे बढ़ते हैं और 1985 में कम्युनिस्ट पार्टी से विधायक बन जाते हैं। सीट चुनी जाती है गाजीपुर की, मोहम्मदाबाद। यहां से ये अपना हाथ आजमा करके आगे निकल लेते हैं। अब इसी बीच में क्या होता है कि साहब यहां पर मुख्तार के अंदर भी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं जगने लगती हैं कि क्यों ना मैं भी अपनी छवि चमकाने लगूं। गाजीपुर में उस समय हैंडलूम का काम, देखिए अगर आप में से कोई भी बनारस के बारे में जानता है तो बनारस की साड़ी, बनारसी साड़ी जिसे कहते हैं, वो बड़ी फेमस है। बनारसी साड़ी समझिए कि मऊ और गाजीपुर से बनकर आती है। मतलब आसपास के क्षेत्रों में मऊ और गाजीपुर के हैंडलूम का बड़ा नाम है। मतलब बहुत महंगे महंगे जो गलीचे हैं वो बनाए जाते हैं, बहुत महंगे महंगे साड़ियों का निर्माण होता है। उस क्षेत्र में इसका बड़ा काम है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी बहुत बड़ी समस्या है। तो साहब मुख्तार अंसारी यहां की समस्या को समझते हुए कि बिजली यहां पर है नहीं,
लोग रोजगार के नाम पर चाहते ये हैं कि अगर रोजगार है, इलेक्ट्रिसिटी है तो रोजगार मिल जाएगा, क्योंकि हैंडलूम से, हथकरघा से लोग यहां पर कालीन, गलीचे निर्माण करना, कालीन का निर्माण करना। कालीन भैया अगर मिर्जापुर में सुने हैं तो वो कालीन निर्माण इसी क्षेत्र की कहानी है। आप रिलेट कर जाइएगा तो अपने आप आपको कहानी से रिलेट होने लगेगा। तो बोले यदि यहां पर इलेक्ट्रिसिटी रही तो सारा काम हो जाएगा, और इलेक्ट्रिसिटी लाने के लिए सरकार में दखल चाहिए। तो मुख्तार अंसारी को अपनी तरफ से पार्टी की तरफ राजनीति के अंदर एंट्री करने का मन करने लगा कि बिजली की समस्या सुधारनी है, अफसरों पर दबाव बनाना है, यह तय किया जाना है कि यहां बिजली कितने घंटे आएगी। असर भी दिखाई दिया। लोगों को जैसे ही यह पता चला कि मुख्तार के दबाव में बिजली आना शुरू हुई, तो लोग मुख्तार के दर पर अपनी तरफ से सिफारिशें लेकर पहुंचने लगे कि आपकी वजह से बिजली आई। मुख्तार को यह बात पसंद में आने लगी कि भाई साहब ये बहुत सही चल रहा है, मेरे कारण अगर लोगों के काम बन रहे हैं, लोगों में एक्सेप्टेंस बन रही है, इसका मतलब मैं राजनीति की तरफ एंट्री ले रहा हूं। हुआ भी यही। 1996 में मुख्तार ने राजनीति में एंट्री ले ली और बन गए विधायक। मुख्तार जब विधायक बने तो उन्होंने अपनी संपत्तियों के साथ साथ विधायकी में जो दखल रखा, उससे उनके ऊपर इतना बड़ा एक तरह का प्रोटेक्शन लागू हो गया कि उन पर अब कोई हाथ नहीं लगा सकता था, क्योंकि विधायक जी बन गए। पुलिस वालों को तो बाहर से ही हटा दिया जाता था कि तुम तो दूर ही रहो, कुछ नहीं कर सकते। वहीं ब्रजेश सिंह की गैंग इस समय मुसीबत में पड़ गई, क्योंकि सामने विधायक जी हैं। पुलिस वालों पर प्रेशर है कि जाकर के ब्रजेश सिंह के लोगों को पकड़ो। इधर विधायक जी हैं और विधायक जी ने मतलब यह हाल कर दिया कि पूरी तरह से अपने लोगों के लिए जो चीजें चाहिए वो उपलब्ध करा देंगे। विधायकी के साथ साथ सारी चीजें चलना शुरू हो गई। मुख्तार ने गाजीपुर की सीट से विधायकी का चुनाव लड़ना तय किया और बीएसपी का दामन थाम लिया। मुलायम सिंह, मायावती जी की पार्टी का हाथ थाम लिया। 1996 में मऊ से मैदान में उतरने को इनको आदेश होता है, जो कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, और मुसलमानों के वरदान के चलते, आशीर्वाद के चलते मुख्तार यहां से चुनाव जीत जाते हैं। बीएसपी के विधायक 1996 में बनकर आते हैं और उसके बाद वो पीछे मुड़कर कभी नहीं देखते। 2017 तक वे लगातार यहीं से चुने गए। पहली बार चुनाव जीतने के बाद दुनियादारी का दायरा उन्होंने और थोड़ा बढ़ा दिया। जब मोहम्मदाबाद में 24 घंटे लाइट रहने लगी तो लोग समझ जाते थे कि मुख्तार आए हुए हैं। लोग अपनी समस्याएं लेकर के मुख्तार के दर पर पहुंचने लगे। अब चाहे कैसी भी परेशानी हो, कोई लड़का लड़की का संबंध नहीं बिगड़ रहा है, कोई सेटिंग बिगड़ जा रही है, किसी ने जमीन हड़प ली है, कोई किसी को धमका रहा है, मतलब उस क्षेत्र का जो डॉन था वही वहां की सरकार बना लिया कि अब आपको कोई भी फैसला कराना हो, जमीन से कब्जा छुड़वाना हो, कुछ भी करना हो, यहां पर चले आओ। तो भाई साहब बड़ा फाटक वहां पर काफी प्रतिष्ठित जगह के रूप में जगह बना लिया, पहचान बना लिया। अब यहां तक हो गया कि गाजीपुर क्षेत्र में, मोहम्मदाबाद क्षेत्र के अंदर अगर कोई भी लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो पुलिसिंग मुख्तार की चल रही है। सब चीजें पैरेलल हैं, लेकिन चूंकि मुख्तार विधायक हैं तो विधायक जी के पास जाइए और आप अपनी परेशानियां दूर कराकर आइए। फिल्मों में जैसे आपने अगर मिर्जापुर देखा हो तो उसमें बाहुबली के रूप में कालीन भैया को दिखाते हैं कि साहब वो एक तरह की काली स्कॉर्पियो से निकल रहे हैं, कोई पता नहीं लगा सकता कालीन भैया किस में बैठे हैं। समझिए कि वो भी यहीं से इंस्पायर्ड था। मुख्तार अंसारी जिन गाड़ियों में चलते थे उन सबका नंबर 786। अच्छा, उत्तर प्रदेश में यह बड़ा कॉमन है। पूर्वांचल, बनारस, इस तरफ अगर आप जाएंगे तो आप पाएंगे कि यहां पर लोगों को एक कलर की गाड़ी रखने का, एक नंबर की गाड़ी रखने का बड़ा ही क्रेज है। और बाहुबलियों की पहचान यह है कि वो एक तरह की कम से कम 10-15 गाड़ियां रखते हैं। नंबर सेम है, आगे की डिजिट चेंज हो सकती है, आखिरी डिजिट 786 इन्होंने फिक्स कर ली। कौन सी गाड़ी में ये चल रहे हैं किसी को नहीं पता है। ये उत्तर प्रदेश के अंदर बनी मिर्जापुर को भी आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं, ये सब वहीं से डिराइव होकर आता था। इवन ये कौन सी गाड़ी में बैठे हैं किसी को नहीं पता, अपना पूरा सुरक्षा तंत्र, पूरा प्रोटोकॉल लेकर के गाड़ी से सड़क पर निकलते थे। कोई बात नहीं। 1996 में ये विधायक बने। 2001 में मुख्तार का काफिला मऊ से मोहम्मदाबाद के लिए निकला। विरोधियों ने पहले से ही तैयारी कर रखी थी, लेकिन जिस तरह से मैंने आपसे कहा किसी को नहीं पता कि वो कौन सी गाड़ी में है, लेकिन फिर भी किसी ने कोई सूचना लीक कर दी, इन पर हमला होता है। जब हमला हुआ तो मुख्तार के जो सरकारी गनर थे और जो प्राइवेट गनर थे उनमें 3 लोग मारे जाते हैं। कहा गया कि मुख्तार की गाड़ी से गोली चली। हमलावरों में से भी एक मनोज राय नाम का व्यक्ति जो सिंगर हुआ करता था वो मारा गया। इसके बाद से ब्रजेश सिंह ने वो इलाका छोड़ दिया, क्योंकि लोग ये समझ गए थे कि मुख्तार पर यह हमला ब्रजेश सिंह ने कराया है और मुख्तार बदला लेगा। तो ब्रजेश सिंह यहां से छोड़कर निकल लिए कि भाई नहीं, इस क्षेत्र में अब नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर यहां रहे तो मुख्तार बदला लेगा, और ब्रजेश सिंह यहां से निकलकर मुंबई पहुंच गए।
मुंबई पहुंच करके उन्होंने सुभाष ठाकुर के साथ मिलकर दाऊद से मुलाकात की और ब्रजेश ने मिलकर के फिर अपनी तरफ से मतलब ब्रजेश की गिरफ्तारी जो है वो 2008 में उड़ीसा से कर ली गई। अब इधर की तरफ ब्रजेश सिंह दूर से रह करके मुख्तार के भय से तो आतंकित थे, लेकिन अपनी जमीन छोड़ने से भी परेशान थे। तो बोले अब क्या किया जाए, तो बोले किसी नए व्यक्ति को इनके सामने खड़ा किया जाए। मऊ जो कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र था, यहां से तो ये जीत ही रहे थे मुख्तार अंसारी। इनके जो भाई थे वो गाजीपुर से लड़ाई चुनाव जीत के आते थे। तो ऐसी स्थिति में गाजीपुर में ब्रजेश सिंह ने अपनी तरफ से कृष्णानंद राय को अफजाल के सामने चुनाव में खड़ा कर दिया। जो ब्रजेश सिंह पूरी तरह से भूमिगत रहा करते थे, उन्होंने कृष्णानंद राय को फ्रंट फेस बना करके चुनाव में एंट्री करी। यानी एक तरह से यह समझिए कि अब मुख्तार अंसारी चूंकि राजनीति में है, राजनीतिक संरक्षण है, तो क्यों ना एक प्रकार से उनके पास भी राजनीति में कोई आदमी हो। राजनीति के आदमी के रूप में कृष्णानंद राय ने एंट्री ली और मुख्तार को कमजोर करने के लिए, इनके बड़े भाई अफजाल को हराने के लिए गाजीपुर में अफजाल के सामने टिकट पर चुनाव लड़ लिया। कृष्णानंद राय ने यहीं से मुख्तार के परिवार को चुनौती दी। 2002 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने अफजाल अंसारी को हरा दिया और बीजेपी से चुनाव जीत कर आए। अब यहीं से वो सारी एंट्री होना शुरू होती है। देखिए अभी तक मुख्तार अंसारी मऊ से जीत रहे हैं, मैंने सारी जगह दिखा दी आपको। मऊ के बाद गाजीपुर, गाजीपुर के बगल में गोरखपुर, बनारस, ये सारा एक क्षेत्र है और इस क्षेत्र में गाजीपुर से अब कृष्णानंद राय जीत चुके हैं। ऐसी स्थिति में 2002 में मुख्तार, चूंकि अभी 2002 के अंदर उन पर हमला हुआ है तो सिंपैथी वोट मिला तो वो मऊ से वापस विधायक बन जाते हैं, सहानुभूति पूरी तरह से बटोर ली जाती है। अब ऐसी स्थिति में कृष्णानंद राय को यह डर लगने लगा कि उन्होंने उनके भाई को हरा दिया है, तो क्यों ना मैं बुलेट प्रूफ गाड़ी में चलूं। उधर से ब्रजेश सिंह को भी यह डर था कि कृष्णानंद राय पर कभी भी हमला हो सकता है, तो कृष्णानंद राय पूरी तरह से बुलेट प्रूफ गाड़ी के अंदर रहने लगे और यह तैयारी करने लगे कि कैसे ना कैसे मुख्तार से बचकर रहना है, विधायकी चलती रहेगी। कृष्णानंद राय वर्सेस मुख्तार अंसारी था, ब्रजेश सिंह पीछे से छुपकर बैठे हुए थे, लेकिन कृष्णानंद राय को ही अब यहां पर हराना था। 2002 में जो कृष्णानंद राय विधायक बने, अब इन्हीं विधायक से बदला लेने के लिए मुख्तार अंसारी पूरी प्लानिंग करने लगे। इसी बीच में 2005 में मऊ के अंदर दंगे हो जाते हैं। मऊ में जब दंगे होते हैं तो कुछ फुटेज ऐसी निकलकर आती हैं जिसमें मुख्तार अंसारी एक खुली जिप्सी में, अब ये 6 फीट से ऊपर के आदमी थे, कर्फ्यू लगा हुआ है, खुली जिप्सी में ये इस प्रकार से खड़े होकर के दंगा भड़काते हुए दिखाई दिए। ये तस्वीर आज तक सबसे वायरल तस्वीर मानी जाती है हिंदू मुस्लिम दंगों में मऊ के अंदर की, और जो लोग उस समय के प्रत्यक्ष साक्षी हैं कहते हैं कि इन्होंने ही दंगों को हवा दी थी। बस ये जो तस्वीर है, इसके बाद से फिर कभी भी यह मामला नहीं सुलटा, क्योंकि यहां पर हुआ ये, मतलब ये पूरा की पूरा वो चलता रहा। मुख्तार खुली जिप्सी में घूम रहे थे, सपा की सरकार थी वो मतलब बहुत बुरी हालात में चल रही थी। राज्यपाल राजेश्वर राव ने उस दौर में मऊ के अंदर मुख्तार पर शिकंजा कसने के लिए कहा, तो 25 अक्टूबर 2005 को मुख्तार ने फिर समर्पण किया और वहां से वो गाजीपुर जेल चले गए। मुख्तार के जेल जाने के बाद कृष्णानंद राय अब लापरवाह हो गए कि भाई ये जेल जा चुके हैं दंगे भड़काने के जुर्म में, अब मुझे कौन मारेगा। 29 नवंबर 2005 को एक स्थान जिसका जानना आपके लिए जरूरी नहीं है, वहां पर हल्की फुल्की बारिश के बीच में कृष्णानंद राय थोड़ी लापरवाही में अपनी जगह से निकलकर जा रहे थे। शाम के 4 बजे थे। इनके लौट रहे किसी व्यक्ति ने ही सलाह ऊपर से सूचना दे दी कि कृष्णानंद राय बिना बुलेट प्रूफ गाड़ी के निकल रहे हैं। कहते हैं कि आज से पहले इतनी बड़ी गोलीबारी किसी ने नहीं सुनी। AK-47 से अंधाधुंध कृष्णानंद राय पर फायरिंग होती है, 400 गोलियां चलाई जाती हैं, अकेले कृष्णानंद राय को 67 गोलियां लगती हैं। मतलब यह सामान्य हत्या नहीं थी, उस क्षेत्र में हत्या थी जहां पर कृष्णानंद राय विधायक थे, और यह मैसेज था कि आपके क्षेत्र में घुसकर मारा गया है। इस हत्या के बाद से यह घटना इतनी जबरदस्त तरीके से मार्केट में फैल गई कि वो जेल में है, लेकिन जेल के बाद भी काम होते रहेंगे। कृष्णानंद राय की हत्या के बाद से एक बात और चर्चा में आई, और वो ये थी कि कृष्णानंद राय चोटी रखा करते थे और इनके चेले चपाटों ने वो चोटी काट ली, और उस चुटिया को काट करके एक ऑडियो सामने निकला जिसमें मुख्तार जेल से अपने जो चेले चपाटी थे उनसे पूछ रहे थे कि चुटिया काट ली, मतलब चुटिया काट ली ना, मतलब उसको मारने के बाद में वो चुटिया काट ली, मतलब एक प्रकार से समझिए कि सामने वाले के अस्तित्व को मिटा दिया ना।
अब ये बात एक तरह से पॉलिटिकल राइवलरी के रूप में सामने आ गई। इसी बीच में योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के अंदर सांसद बन चुके थे। उन्होंने गोरखपुर मंदिर से मऊ जाने का निर्णय लिया कि मैं जाऊंगा और वहां जाकर के लोगों के सामने, अब जो आज की राइवलरी लोग निकालते हैं ना कि गोरखपुर के मतलब योगी आदित्यनाथ की मुख्तार अंसारी के साथ क्या अदावत थी, तो वो तार यहां से जोड़ सकते हो। तो वो तार ये था कि ये गोरखपुर से निकलते हैं मऊ के लिए, बिल्कुल बॉर्डर जड़े हुए हैं एकदम। अब जब यहां पर निकलते हैं तो योगी जी का जब काफिला मऊ बॉर्डर पर पहुंचता है तो उन्हें यहीं रोक दिया जाता है, योगी जी को यहीं से वापस लौटा दिया जाता है। हालांकि बीजेपी की उस समय कोई ग्राउंड उस क्षेत्र में ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी अब यह मसला केवल कृष्णानंद राय या ब्रजेश सिंह का नहीं रह गया था। अब यह मामला बीजेपी के विधायक को मारने का हो गया था। इसके चलते हुए गाजीपुर के अंदर मुख्तार अंसारी का रहना तय हो गया कि यह अब जेल में ही रहेंगे। मुख्तार अंसारी ने जेल को ही अपना ठिकाना बना लिया कि अब जेल से बाहर नहीं आ सकते क्योंकि पॉलिटिकल प्रेशर बहुत बन गया। लेकिन मुख्तार ने जेल में ही एक नई सरकार शुरू कर दी। हालात ये हो गए कि मुख्तार को मछली ताजा पसंद है खाने के लिए, तो कहा गया कि जेल के अंदर तालाब खुदवा करके जिंदा मछली, ताकि फ्रेश मछली मिल सके, इसका इंतजाम किया गया। बड़े बड़े अधिकारी अखबार से लेकर मसाज से लेकर के सारी व्यवस्थाएं करते, वहीं से शासन चलना शुरू हुआ। यानी मुख्तार 2005 में ही जेल को अपना घर बना लिए। मतलब अब हालात ये हो गए कि इस बीच में गाजीपुर के अंदर राजकमल, मतलब कई पत्रकारों का कहना है कि इस बीच में जो भी अब कांड होने लगे ब्रजेश सिंह वर्सेस मुख्तार, अब जेल से ही सारे काम होने लग गए। 2009 के अंदर राजनीतिक हालात और बदले। सूबे की कमान मायावती के हाथ में आई। गाजीपुर जेल में एसटीएफ ने छापा मारा। मुख्तार की जेल से फ्रिज, कूलर, गैस सिलेंडर सब बरामद किए गए। जो मायावती पहले अपने टिकट पर विधायक बनाई थी, लेकिन अब सरकार में आई थी क्योंकि बीच में इनका इंक्लिनेशन समाजवादी पार्टी की तरफ हो गया था, तो बोले तुम्हारे साथ बदला लिया जाएगा। ऐसी इच में इनको उठा करके यहां से मथुरा जेल भेज दिया गया। आज आप में से जो ऑडियंस इस बात को सुन रही है, उसे देख करके ये केवल किसी पिक्चर की सी कहानी लग रही होगी, उसे ये लग ही नहीं रहा होगा कि क्या रियलिटी में भी ऐसा हो सकता है। उत्तर प्रदेश में ये रियल में हुआ है। और अगर आप उत्तर प्रदेश से कभी जुड़े रहे हैं, क्योंकि मेरी पढ़ाई आईआईटी कानपुर से हुई है, मेरे कुछ मित्र मऊ से हैं, गोरखपुर से हैं, जिनके साथ जब जब बैठने का मौका मिला, आप कहीं भी जाइए, चाय की, पनवाड़ी की दुकानों पर आपको ये किस्से कंठस्थ याद हुए मिल जाएंगे। लोगों को इस तरह से याद है कि मेरे इस सेशन में भी कुछ लोग त्रुटियां निकाल देंगे चाय की दुकान पर, पनवाड़ी पर बैठे हुए, कि सर नहीं नहीं, 4 नहीं इतने लोग मरे थे, तारीख ये नहीं ये थी, गाड़ी ये नहीं ये थी, AK-47 नहीं सर दूसरी बंदूक थी, इतना नहीं सर इतना मारा था। मतलब इतना तक फैक्चुअली करेक्ट है उस क्षेत्र के अंदर ये सारी घटना। 2009 के अंदर लोकसभा के चुनाव होने थे। मायावती ने मुख्तार अंसारी को वहां से अपना कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया। हालात इतना टाइट हो गया कि यहां पर मुख्तार वर्सेस मुरली मनोहर जोशी, इतना करीबी मुकाबला था कि मात्र 17,000 वोटों से ही मुरली मनोहर जोशी जीत पाए। लेकिन मायावती अपनी इस हार को बर्दाश्त नहीं कर पाई। उन्होंने मुख्तार को ही पार्टी से विमुख कर दिया कि नहीं, तुम्हारे अंदर जीतने का कोई दम ही नहीं बचा है। 2017 में फिर से, यानी बीएसपी ने इनको जेल से जेल में ट्रांसफर किया, फिर इनके ऊपर दबाव बनाकर सांसद का चुनाव ये पूरे टाइम जेल से ही चुनाव लड़ते रहे। फिर 2017 में उठा करके इनको मऊ से विधायक बना दिया गया। ठीक है साहब, तो ये 2017 तक बीएसपी ज्वाइन करके फिर मऊ कॉन्स्टिट्यूएंसी से विधायक बने रहे। ठीक है साहब, अब 2017 में योगी सरकार आ चुकी थी। योगी सरकार, अब 2006 का एपिसोड याद करके चलिए दिमाग में, सबका बदला लेगा बाबा योगी। तो वो वाली कहानी वहां से लेकर अब तक चली आ रही थी कि जो जो क्रिमिनल थे, जिन्होंने पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में क्राइम फैलाया था, सबका फैसला होना था। और सबके फैसले में केवल यही चीज ध्यान रखनी थी कि जो भी अपराधी हैं, उन्होंने अपराध में जो भी चीजें पैदा की हैं, उन सबको खत्म किया जाएगा। परिणाम निकला, सरकारें बदली। 2007 में जनता ने पूरी तरह सत्ता पलट दी। सत्ता पलटने के बाद कृष्णानंद राय की हत्या के आरोप में 2018 के अंदर मुख्तार के लिए काम करने वाले मुन्ना बजरंगी की बागपत जेल के अंदर गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। मुख्तार घबरा जाते हैं कि सत्ता बदलते ही मेरे जो लोग हैं वो मरने शुरू हो गए। इसी बीच में पंजाब के एक व्यापारी ने आरोप लगाया कि मुख्तार ने मुझसे पैसे मांगे थे, तो इन्हें पंजाब ट्रांसफर कर दिया गया। ये सोचे कि पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, सेफ रह जाएंगे। वहां पर जाकर के वापस से सुप्रीम कोर्ट से यूपी सरकार आदेश करवाती है कि इस व्यक्ति के ऊपर 60 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं, इसे आप उत्तर प्रदेश वापस भिजवाइए। पंजाब से जब इन्हें उत्तर प्रदेश भिजवाया गया था, लोगों ने तभी मान लिया था कि अब इनके साथ भी वही होने वाला है जो औरों के साथ हुआ है।
हो सकता है कार पलटे, हो सकता है कोई और घटना हो। लोगों ने यह कयास लगाने शुरू कर दिए थे कि अपराधियों के साथ में उत्तर प्रदेश सरकार बहुत ही जबरदस्त तरीके से, स्ट्रिक्ट तरीके से पेश आने वाली है, और हुआ भी यही। मुख्तार को कमजोर करने के लिए उसके द्वारा जो अवैध रूप से बनाई गई संपत्ति थी उसको धीरे धीरे जब्त करना सरकार ने शुरू किया और बुलडोजर चलाकर उसे डिमोलिश करना शुरू किया। यानी कि मुख्तार के मरने से पहले उसके जो भी आसपास की सराउंडिंग थी, जो उसका एक तरह से एम्पायर था, उसको डिमोलिश किया गया। कहते हैं कि लगभग 608 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी को जो मुख्तार से कनेक्टेड थी उसको डिमोलिश किया गया। मुख्तार पर जो प्रमुख चर्चित केस रहे उन पर अब सुनवाई होना शुरू हुई। पहले उन पर केस तो दर्ज होते थे लेकिन कोई भी आकर के अपनी तरफ से गवाही देने नहीं आता था, लेकिन अब इनके खिलाफ गवाही देने भी लोग आने शुरू हुए। साल 2022 में पहली बार उन्हें दो मामलों के लिए दोषी ठहराया गया। 12 मार्च को वाराणसी की एक एमपी एमएलए कोर्ट ने उन्हें 1 साल में 34 साल पुराने केस में उम्र कैद की सजा सुनाई। 26 मार्च को फिर इनकी तबीयत बिगड़ने के बाद मुख्तार को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने बताया कि उनके पेट में दर्द, पेशाब और मल त्यागने में दिक्कत थी। इनके भाई अफजाल अंसारी जो सांसद हैं, उन्होंने न्यूज एजेंसी को बताया कि उनके खाने में जहरी पदार्थ मिलाया गया था। अफजाल ने कहा कि मुख्तार ने मुझे बताया था कि करीब 40 दिन पहले ही उसे जहर दिया गया है। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि इनको जहर दिया गया बड़ा विदेशी प्रकार का जहर, जिसका कि कोई पोस्टमार्टम में पता ना चले। सब तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। अभी हाल ही में शायद 19 से 22 मार्च को फिर उनको जहर दिया गया, जिससे इनकी हालत खराब हो गई। इनके परिवार के द्वारा याचिका लगाई गई कि साहब उनका इलाज हमें अपने स्तर पर कराने की इजाजत दें, जिस अस्पताल में आप इलाज करा रहे हो वो सही नहीं है। इनकी स्थिति लगातार डिटोरिएट होती रही। हालांकि पुलिस इस बारे में और जानकार लोग इस बारे में इनकार करते रहे कि कोई किसी ने किसी प्रकार का जहर नहीं दिया है। ये व्यक्ति अपने ही प्रभाव को खत्म होता हुआ देख करके अब सदमे में है। इसका जो भी माहौल बना था, जो बड़े बड़े घर बंगले इसने बनाए हुए थे, उन सबको खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। मुख्तार अंसारी को पॉइजन दिया गया, इस विषय पर सरकार ने इसको बेसलेस कहते हुए इनकार कर दिया। कुछ नहीं है ये सब बातें। इनका जो बेटा, जिसके बारे में कहा जाता है जिसका पता नहीं है, वो न्यूज़पेपर के सामने आकर कहता है कि भैया आप तो मर गए। अब उनका पोस्टमार्टम कराने के लिए हम कह रहे हैं कि हमें एम्स में करा लेने दो, कोई सरकार से सुन ही नहीं रहा है। खैर, ये सारी बातें होती रही। परिवार ने व्यवस्थाओं पर आरोप प्रत्यारोप लगाया, अपनी तरफ से कहा कि सरकार ने इनको मरवाया है। तो इनके पुत्र हैं जो अभी मीडिया को अपनी फुटेज दे रहे हैं, बाइट्स दे रहे हैं। फिलहाल के लिए इनके लिए कब्र खुद चुकी है, कब्र के अंदर इनके जाने की तैयारी चल रही है। उस पूरे क्षेत्र में जहां पर मुख्तार अंसारी का पूरा साम्राज्य था, जहां इनके लोग और इनके चहेते रहा करते थे, वहां पर इनके बेटे को ही जेल से इनकी आखिरी यात्रा में शामिल होने का मौका नहीं दिया गया है। उम्मीद है कि गैंगस्टर्स की इस पूरी कहानी में आपको एक चीज तो तय हो गई होगी कि बुरे का अंत हमेशा बुरा होता है। अगर आप बहुत बुरा करते हैं, कहते हैं ना, जैसी फसल आप बोएंगे आप फाइनली वैसे ही काटेंगे। अगर आपने अति कर दी है तो वो हमेशा वर्जित है। एक समय पर हो सकता है कि ये किसी ना किसी के लिए रोल मॉडल रहे हों कि भाई साहब ट्रेलर हो तो इन जैसा, मतलब ठरका हो तो इन जैसा, सरकारें हिल जाती हैं। लेकिन साहब जब समय बदलता है तो वो कुछ इस प्रकार से बदलता है। इसलिए जिसके जो भी कानून में रहते हुए दायरे हैं, उन्हीं के तहत अपना जीवन यापन करने का शिद्दत से पालन करें, संस्कारी रहें, बड़ों का सम्मान करते रहें, छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें।